हम लोग जो है ना आज वो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें कहा जा रहा है कि अ मास ऑफ 10 kg इज़ एट अ पॉइंट ए ऑन अ टेबल। एक क्या है, एक टेबल है हमारे पास, है ना। इस टेबल पर एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या है, एक 10 kg का कोई ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है। इस पॉइंट को ए नाम दिया गया है, ठीक है। क्या है कि इस पॉइंट पर 10 kg का क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। अब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस पॉइंट पे यानी कि पॉइंट नंबर बी पे जो है वो लाया जाता है ना। और कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है ना, जब इसको ए से बी तक लाया गया इस 10 kg के ऑब्जेक्ट को, है ना, तो इस पर जो है वो वर्क डन कितना हुआ, है ना। लेकिन ये जो वर्क डन निकालना है, ये बताना है कि वर्क डन कितना हुआ है इस ऑब्जेक्ट पे बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, है ना, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन कितना हुआ है। तो जनरली हम लोग जो है ना वो जानते हैं कि हमारा जो वर्क डन होता है ना, ठीक है, ये जो वर्क डन है ये नीचे की डायरेक्शन की तरफ, ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये नीचे की डायरेक्शन की तरफ लगता है ना। तो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। दूसरा, ये जो ऑब्जेक्ट जो सरफेस पे डिस्प्लेस कर रहा है पॉइंट ए से बी तक, है ना, उसका डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ होगा, है ना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उस वैसे सिचुएशंस में जो हमारा वर्क डन होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। मतलब वहाँ पर जो है वो कोई भी काम नहीं हुआ, ठीक है। तो वर्क डन क्या है, यहाँ पर बिल्कुल वर्क डन जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। अब जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज प्रोग्रेसिवली, है ना। एक क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, लगातार जो है वो घट रहा है। जैसे मानते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्री फॉल हो रहा है, मतलब ये गिर रहा है ना। तो ये अर्थ पर जब गिरता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो भी था यहाँ पर जो भी था, वो पोटेंशियल एनर्जी लास्टली क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, 0 जूल हो जाता है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लगातार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है ना। तो ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि डज इट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है ना, उसके नियम को उसके नियम का उल्लंघन करता है ना। तो देखते हैं कि उल्लंघन करता है कि नहीं करता है ना। देखिए हमारा जो ये हाइट है, जो मैक्सिमम हमारा हाइट है, उस हाइट पे मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए कि जो हमारे पास एनर्जी है वो 100 जूल का है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, कितने जूल का एनर्जी है, ये 100 जूल का जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, सबसे हाइट पे था, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है उस वक्त रुका हुआ है। और जब ऑब्जेक्ट उस वक्त रुका हुआ होगा तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है सबसे मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे। अब मानते हैं ये पॉइंट यहाँ से ऑब्जेक्ट गिर कर इस पॉइंट तक आ गया, है ना, पॉइंट ए तक मानते हैं ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो है वो आ गया है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि देखिए ऑब्जेक्ट जब ऊपर रुका हुआ था तो ये स्लोली क्या होता है, जब वो ऊपर से नीचे गिरता है तो स्पीड क्या होता है इसका, बढ़ता जाता है ना। तो स्पीड जब बढ़ेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घटेगा और जो फाइनली क्या होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 60 जूल है, घट गया, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी तो घट गया, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी जो है हमारा बढ़ता जा रहा। ऊपर जो है इस टॉप पे काइनेटिक एनर्जी जो था वो 0 था, है ना। ये बढ़ना स्टार्ट हुआ और बढ़ते बढ़ते पॉइंट ए तक जो काइनेटिक एनर्जी है ये 40 जूल हो गया, है ना। तो हम अगर इस पॉइंट पे बात किया जाए, इस पॉइंट पे देखा जाए तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी तो 60 जूल है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा 40 जूल है। दोनों को अगर ऐड किया जाए तो टोटल एनर्जी कितना आएगा, इस पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी आएगा 100 जूल, है ना। तो 100 जूल जो था ये ऊपर भी था, इस पॉइंट पे भी था, है ना। और अभी क्या है कि पॉइंट ए पर भी जो है हम एनर्जी जो है वो भी क्या है, 100 जूल ही है ना। तो एनर्जी जो है वो कहीं पर इधर उधर कहीं गया नहीं, है ना, या फिर एनर्जी का जो है बर्बाद नहीं हुआ है। वो बस एनर्जी क्या है कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी जो था वो क्या हो गया, धीरे धीरे
क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट होता गया, है ना। ऐसे ही यहाँ पे लास्ट पॉइंट तक होगा। लास्ट पॉइंट में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एकदम पीक पर होगा, है ना। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है इस पॉइंट पे, एकदम लास्ट पॉइंट पे होगा, है ना। ये कितना होगा, तो 100 जूल होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो चुका होगा, 0 हो चुका होगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पहुँचने तक, है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है जस्ट इस अर्थ से टकराने का तुरंत पहले तक का ये बात हो रहा है ना। तो एनर्जी जो है वो क्या होता है, इस टाइप से कन्वर्ट होता है एक दूसरे में, है ना। एनर्जी का बर्बाद कभी नहीं होता है, ठीक है। तो अब जो है अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज प्रोग्रेसिवली। अच्छा, ये हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट ऑकर्स व्हेन यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल, है ना। आप जब बाईसाइकिल क्या करते हैं, राइड करते हैं, चलाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, एनर्जी जो है ना कैसे कैसे जो है ना ट्रांसफ़र होता है। तो चलिए, होता क्या है, जब हम लोग बाइक साइकिल जब चलाते हैं ना, तो हमारे पास जो मस्कुलर एनर्जी है, हमारे बॉडी में जो मस्कुलर एनर्जी है, वो मस्कुलर एनर्जी क्या होता है, धीरे धीरे कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, है ना। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि हम जब भी साइकिल को राइड करते हैं तो हमारे पास बॉडी में जो भी एनर्जी है वो मस्कुलर एनर्जी है, वो एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्योंकि उस वक्त जो बाईसाइकिल है वो मूव करता है ना। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसमें हम लोग मानते हैं कि उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। तो मस्कुलर एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में स्लोली धीरे धीरे क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कहा जा रहा है कि द मस्कुलर एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील्स ऑफ द साइकिल, है ना, विच इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी टू रन द बाईसाइकिल, है ना। क्या होता है कि वो धीरे धीरे मस्कुलर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा जा रहा है कि डज द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विथ ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट। आप क्या कर रहे हैं, एक चट्टान पे जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, है ना। और आपका एनर्जी जो है ना, आप क्या कर रहे हैं, जब फोर्स लगा रहे हैं उस पर, तो आपका एनर्जी ऐसा लग रहा है कि वो टोटली वेस्ट है ना। क्यों, क्योंकि वो पत्थर जो है ना वो ज़रा सा भी हिल नहीं रहा है, वो रॉक जो है वो हिल नहीं रहा है ना। तो व्हाट इज़ द एनर्जी यू एक्सपेंड गोइंग, तो आपका जो एनर्जी है वो एक्चुअली गया कहाँ, है ना। तो देखते हैं कि अगर हम एक बड़े से चट्टान को क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो पहला तो इस हमारा जो भी एनर्जी है ना, वो क्या होता है कि इस चट्टान के में जाकर स्टोर हो जाता है। मतलब इस चट्टान में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे क्या हो गया, जाकर स्टोर हो गया। दूसरा क्या होता है कि हमारा जो हैंड और इस ऑब्जेक्ट यानी कि उस पत्थर के बीच में, है ना, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसके कारण वो कुछ एनर्जी जो है वो हीट में बर्बाद हो जाता है ना। और बाकी जो है हमारा जो एनर्जी है वो कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में चला जाता है ना। मतलब इन्वायरमेंट द्वारा कैच कर लिया जाता है। तो एनर्जी जो है ये ट्रांसफॉर्म होता है कई रूपों में, ठीक है। आंसर देखते हैं, इसका लिखा हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि व्हेन वी पुश द रॉक एंड फेल टू मूव इट, अगर हम किसी पत्थर पे, बड़े चट्टान पे फोर्स लगाते हैं, है ना, और उसको जो है वो, है ना, मूव कराने में विफल हो जाते हैं, तो सम ऑफ आवर एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। उस रॉक द्वारा, उस पत्थर द्वारा क्या किया जाता है, कुछ एनर्जी को जो है वो स्टोर कर लिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। एंड रेस्ट ऑफ आवर एनर्जी इज गोज टू इन्वायरमेंट थ्रू आवर मसल्स, और हमारे मसल्स से क्या हो जाता है, बहुत सारा एनर्जी जो है वो निकल कर कहाँ चला जाता है, वो इन्वायरमेंट में चला जाता है। एंड द सरफेस बिटवीन द रॉक एंड आवर हैंड, और क्या होता है, सरफेस और हमारा जो हैंड है उन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है ना। फ्रिक्शन के कारण वहाँ पे हीट एनर्जी उत्पन्न होता है, और उस फॉर्म में जो है हमारा कुछ एनर्जी जो है वो बर्बाद हो जाता है। मतलब ओवरऑल क्या है कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एक रूप से दूसरे रूप में। ऐसा नहीं है कि हम जो भी एनर्जी लगा रहे हैं वो टोटली वेस्ट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है इसमें कि अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। एक हाउस है ना, जिसमें जो है एक महीने के दौरान जो है वो 250 यूनिट एनर्जी क्या हुआ, है ना, उसमें जो है कंज्यूम्ड हुआ, है ना। उस हाउस ने जो है 250
यूनिट के बराबर एनर्जी जो है वो कंज्यूम किया। तो कहा जा रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज़ दिस इन जूल। क्या बताना है कि आपको उस एनर्जी को जूल में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, है ना, कि 250 यूनिट को अगर हम किलो वाट आवर में कन्वर्ट करें तो ये भी 250 किलो वाट आवर ही होगा, क्योंकि हमारा एक जो है यूनिट वो 1 किलो वाट के बराबर होता है ना। तो इसलिए 250 यूनिट जो है वो 250 किलो वाट के बराबर हो गया, है ना। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, इसमें जो है हम जानते हैं कि 1 किलो वाट आवर में जो हमारा जूल है वो होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है ना। तो 250 किलो वाट आवर में कितना जूल होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 250 को क्या कर देंगे, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल जो है वो जूल आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि 1 जूल जो है ना, वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3.6 इंटू 1 यूनिट जो है यहाँ पर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर है। तो 250 यूनिट क्या होगा, 250 यूनिट के लिए क्या कर देंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁸ जूल। ठीक है। अब हम लोग अगला अपना क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें जो कहा जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है जो 40 किलो का है, उसको ज़मीन से उठाकर 5 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो रखा जाता है। ज़मीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उसको उठाकर रखा जाता है ना। तो व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, तब उस वक्त उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगा। तो डेफिनेटली हम लोग जो है वो जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, ये इक्वल टू होता है mgh, है ना। m पता है हमको कि 40 kg है, g का वैल्यू जानते हैं कि 9.8 होता है, और हाइट कितना ऊपर तक उठाए हैं, 5 जो है मीटर तक उसको उठाए हैं ऊपर, है ना। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1960 जूल, है ना। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस ऑब्जेक्ट पर ये हो जाएगा 1960। ठीक है। दूसरा, इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ अलाउड टू फॉल, अगर उस ऑब्जेक्ट को जो है वो गिरने दिया जाए तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ हाफ वे डाउन। जब वो आधा दूर तक आ चुका हो तो उस वक्त आपको जो है वो काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है एक, है ना। ठीक है, मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो क्या है कि ये अर्थ से इसका कितना दूरी है, ये है 5 मीटर, है ना। अर्थ से जो दूरी है ये पूरा जो है वो 5 मीटर है ना। अब कहा जा रहा है कि ऊपर जो है, देखिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना। कितना होगा, ये होगा 1960 के बराबर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा ऊपर की तरफ, है ना। तो जब ये एग्जैक्टली आधे रास्ते में आ जाए, है ना, तो आधे रास्ते के पास कहा जा रहा है कि उसके पास इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा कि आधे रास्ते पर, है ना, इसके पास जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, वो हम इसको आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 980 जूल, है ना। तो इतना जूल का आधे रास्ते तक एनर्जी होगा क्या कि ये जो एनर्जी है, ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, है ना। और इस पॉइंट तक क्या हो चुका होगा, ये जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होगा, है ना। तो क्या है कि आधा जो इसका एनर्जी है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि 280 जूल, और जो आधा एनर्जी इसके पास है वो अभी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है ना। तो 980 और ये 980, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 1960 हो जाएगा। मतलब आधा एनर्जी इसका काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया और आधा जो इसके पास बचा हुआ है वो अपना पोटेंशियल एनर्जी इसके पास जो है वो बचा हुआ है ना। तो कहा जा रहा है कि आधे दूर तक आने तक, है ना, इसका एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो आधे दूर तक आने तक उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बिल्कुल इसका आधा हो चुका होगा, यानी कि 980 जूल बराबर हो चुका होगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन, है ना, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। कहा जा रहा है कि आपको वर्क डन बताइए कि अर्थ के चारों तरफ मान लेते हैं एक सैटेलाइट है जो क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ जो है वो घूम रहा है ना, तो उस सैटेलाइट द्वारा जो है वो कितना वर्क डन किया जाएगा, कितना काम किया जाएगा, है ना। तो देखते हैं ये कितना काम होगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये सैटेलाइट जो है वो फोर्स किधर की तरफ लगा रहा है ना। तो सैटेलाइट द्वारा जो यहाँ फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा। इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटी होने की वजह से ये सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। तो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है ना। अब जो है ये सैटेलाइट जो है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। तो इसीलिए इसका जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल इधर की तरफ होगा। ये इधर की तरफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि जैसे ही ये फोर्स टूट जाएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अगर ये टूट जाए, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहीं से सीधा जो है आगे की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम इसका डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऐसे मानते हैं, सीधा की तरफ। अब देखा जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है ना। और इस केस में क्या होता है, जब एंगल 90 डिग्री बनता है तो वर्क डन जो है वो 0 होता है। इसीलिए सैटेलाइट, है ना, और ये अर्थ द्वारा जो वर्क डन हो रहा है या फिर सैटेलाइट द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है ना, ये वर्क डन जो है वो 0 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो बिल्कुल 90 डिग्री है। अगला क्वेश्चन है कि कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द अब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, है ना। थिंक एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कहा जा रहा है कि अगर हम कोई फोर्स ना लगाएं, कोई भी फोर्स मान लीजिए ना लग रहा हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो क्या ऐसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉसिबल है, या फिर वहाँ पर वर्क डन जो है क्या वो पॉसिबल है ना। कहा जा रहा है कि कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, है ना। तो क्या डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है बिना फोर्स का, है ना। तो इसका आंसर होगा यस, है ना। डिस्प्लेसमेंट जो है वो बिना फोर्स का भी पॉसिबल है। कैसे, देखिए, है ना। हम लोग जानते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ma, है ना। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है ये इक्वल टू होगा F इक्वल टू इसमें हो जाएगा ma, है ना। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा फोर्स जो है वो 0 है ना। फोर्स क्या कर रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, है ना। तो फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं तो हमारा फोर्स कितना होगा, 0 होगा। मास तो कभी 0 होगा नहीं, है ना, किसी ऑब्जेक्ट का। तो इसको मान लेते हैं F। देखिए फोर्स हमारा 0 किस कंडीशन में आएगा, फोर्स 0 एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो। एक्सेलरेशन जब 0 होगा, है ना, तो मास तो खैर 0 हो नहीं सकता है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा तभी हमारा फोर्स जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। ये एक ही कंडीशन है जब फोर्स हमारा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं फोर्स 0 होने के लिए ज़रूरी है कि एक्सेलरेशन भी क्या हो, हमारा एक्सेलरेशन भी 0 हो। अब देखिए एक्सेलरेशन जो 0 है ना, ये 2 तरीके से हो सकता है। एक तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव ना कर रहा हो, मूव ना कर रहा हो तब एक्सेलरेशन क्या होगा, तब 0 होगा, है ना। और दूसरा, ये एक्सेलरेशन 0 तब हो सकता है जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, है ना। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि अगर वो 40 मीटर पर, है ना, सेकंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें अपना स्पीड बिल्कुल भी घटाया ना हो या बढ़ाया ना हो, है ना। वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही आगे की तरफ मूव कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी एक्सेलरेशन क्या है, 0 होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन अगर 0 है तो यहाँ फोर्स भी क्या हो जाएगा, यहाँ फोर्स भी हो जाएगा 0, है ना। तो देखिए इस कंडीशन में जब फोर्स हमारा 0 है तब भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है इस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट अगर क्या हो कि ऑब्जेक्ट में बिना फोर्स, 0 फोर्स के कारण भी क्या हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट में जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 देखते हैं। 13 जो है उसमें कहा जा रहा है कि अ पर्सन होल्ड अ बंडल ऑफ हे ऑन हिज हेड फॉर 30 मिनट्स। मानते हैं कि एक आदमी है जो क्या करता है, कुछ, है ना, घास फूस को क्या किया हुआ है, घास फूस का एक बंडल को 30 मिनट तक
है ना, अपने सर के ऊपर जो है वो उठा कर रखता है ना, और थक जाता है एंड गेट टायर्ड। तो हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट, तो क्या उसने कुछ काम किया है या फिर नहीं किया है ना, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो हम देख रहे हैं कि द पर्सन होल्डिंग अ बंडल ऑफ हे गेट्स टायर्ड बिकॉज हीज मस्कुलर एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू थर्मल एनर्जी। होता क्या है, थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी को बोलते हैं एक्चुअली में, है ना। तो होता क्या है कि उस इंसान द्वारा जो उसका मस्कुलर एनर्जी है ना, वो क्या होता है, वो धीरे धीरे थर्मल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ना। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एट ऑल, है ना, लेकिन वहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है ना। सो ही हैड नो वर्क, है ना। तो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर वर्क डन भी जो है वो नहीं हो रहा है ना। तो हम बोल देंगे कि अगर कोई इंसान जो है वो सर पे अपने बंडल लेके खड़ा है और थक जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होने की वजह से वर्क डन भी जो है वो वहाँ पर नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो वर्क डन वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वर्क डन जो है वो हमारा जीरो हो जाएगा, है ना। तो आज जो है हम लोग यहीं तक वीडियो रखते हैं, है ना। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 से आगे तक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो उसको करेंगे, ठीक है।